यहाँ पर आप एक रिएक्शन अगर हम लें तो ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पर ली है। ए और बी कोई रिएक्टेंट है जिनसे सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं। सी और डी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ए से बी के मिलने से सी और डी का मिलना ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है। और सी और डी के मिलने सी और डी के टूटने से ए और बी बनेंगे, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, जिसको मैंने एफ और बी से रिप्रेजेंट किया है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो ए और बी, उनकी कंसंट्रेशन बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। बड़े ब्रैकेट में होता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? इक्विलिब्रियम में जितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन के अंदर भाग ले रहे हैं वो उसकी कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास कहते हैं। तो यहाँ ए और बी को बड़े ब्रैकेट में लिखा, मतलब इनकी कंसंट्रेशन है। आरएफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट होते हैं ए और बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन बड़े ब्रैकेट में लिखी है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगता है और एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है के एफ, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट के एफ। इसको मल्टीप्लाई किया है ए और बी से, ए बी की कंसंट्रेशन से। इसी प्रकार बैकवर्ड जो रिएक्शन होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी की कंसंट्रेशन के, जिन्हें बड़े ब्रैकेट में रखा है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है। इक्वल का साइन लगाते हैं तब हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन हम जानते हैं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction should be equal to the rate of backward reaction. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? के एफ ए और बी के। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? के एफ ए बी के लिए होगा। और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के बी सी डी जो प्रोडक्ट है। के एफ बटा के बी रखा तो सी डी बटा ए बी हो जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा। और के एफ बटा के बी दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसे हम लिखते हैं के सी से। और के सी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये कब आता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है के सी इजिकल एन टू सी डी अपॉन ए बी। Where Kc is equilibrium constant and the expression on the right side is equal to active mass of C and D divided by active mass of A and B. That is called the equilibrium constant expression. The equilibrium equation is also known as the law of mass action. इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को Kc इजिकल एन टू, जो भी आपको ये पीछे मैंने दिखाया है ये वाला, तो हम लिख सकते हैं Kc को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशंस
of products divided by concentrations of reactants at equilibrium. at EQ का मतलब है equilibrium, at equilibrium. इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन. स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. तो इसको मैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलूंगा. जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है. ए और बी ये कोई रिएक्टेंट है. ए और बी कोई नंबर्स हैं. जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया था पीछे H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI. याद होगा आपको 2HI. तो H2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां 1 होगा. I2 के आगे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां 1 होगा. HI के आगे 2 है. तो यहां जो 1 है ये इसका क्या है? ये 1, ये 2, ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है. इसी प्रकार यहां स्मॉल बड़े ए कैपिटल ए के आगे स्मॉल ए है. ये स्मॉल ए इसको रिप्रेजेंट करता है. ये इसके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है. इक्विलिब्रियम का साइन CC और DD. यहां स्मॉल c है वो C का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है. बड़ा D, C, बड़ा C और बड़ा D ये प्रोडक्ट है. और छोटा c और छोटा d, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इन द रिएक्शंस. इसे अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो Kc विल बी इक्वल टू द multiplication of the active mass of products divided by multiplication of the active mass of reactant. C और D इनके एक्टिव मास को हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया. A के बड़े ब्रैकेट में लिख दिया. ये हमें पता है कि C अभी पीछे आप देख करके आए हो. ये जो छोटा c स्मॉल c है स्मॉल d है ये इनके कोफिशिएंट थे वो इनकी पावर में आएंगे. पावर में क्यों आएंगे ये आप लोगों को मैं बता देता हूं. एक एग्जांपल हमें इसके लिए लेना पड़ेगा. उसके लिए फिर मुझे एक नई ब्लैंक
देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं 2a प्लस 3b इक्विलिब्रियम 4c करता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस b, 2 बार a हो गया, 2 लिखा 2a, b प्लस b, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 4 बार c, गलत तो नहीं होगा। और केसी क्या कहता है, केसी कहता है सबसे ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट को मैं ऐसे 4 बार लिखूंगा। और रिएक्टेंट ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखा एक्टिव मास के अंदर। बी कितनी बार है, 3 बार, तो इनके एक्टिव मास को अगर मैं ऐसे लिखूं बी। आपको पता है जब कोई ब्रैकेट के अंदर होता है 4 बार होता है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, कुछ याद है? जैसे 10 है, 10 की पावर 1 है, और 10 की पावर 2 है, और 10 की पावर 3 है। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी 10 की पावर जुड़ जाती है, और 10 की पावर क्या हो जाती है, 6। याद होगा। सेम ऐसे ही सी इनकी पावर सबकी अगर देखें तो 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4। ये प्रोडक्ट ऊपर है। उसके बाद में ए की पावर A1 है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 2। बी कितनी बार आया, 3 बार, तो बी की पावर क्या हो जाएगी, 3। ये इनके यहां देखोगे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ए का कितना था, 2, तो वो उसकी क्या बन गई, पावर। बी का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या था, 3, वो इसकी क्या बन गई, पावर। सी का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या था, 4, वो इसकी क्या बन गई, पावर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, छोटा बड़ा a प्लस छोटा b और बड़ा b, और ये मेरा इक्विलिब्रियम साइन, और यहां मैं लिख दूं छोटा c बड़ा c प्लस छोटा d और बड़ा d। और इसके लिए अगर मैं केसी लिखूंगा तो केसी क्या आएगा, अभी आपको ये सारे क्या हैं, ये इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। और यहां पर आपने देखा स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट थे वो उनकी पावर बन गए थे, बने थे क्या नहीं बने थे, बने थे, बिल्कुल बने थे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमारा बड़ा सी, इसकी पावर छोटी सी। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है डी, इसकी पावर छोटा डी, स्मॉल डी। और हमारे पास में रिएक्टेंट है ए, तो इसकी पावर स्मॉल ए। रिएक्टेंट हमारे पास में बी था, तो इसकी पावर स्मॉल बी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया। क्लियर? चलिए, where A, B, C, D are the equilibrium concentration of the reactants, बड़े ब्रैकेट के अंदर concentrations होती हैं, and the products equilibrium constant for the reaction। हम नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, 4NH3 gases, 5O2 gases, equilibrium constant 4NO gases और 6H2O, ये भी गैस मींस वेपर है। अब इनको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसी क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट कौन था, NO था और वाटर था। NO से पहले कोफिशिएंट क्या था, रिएक्शन में यहां दोबारा लिख रहा हूं आपको पता लग जाए, ताकि NH3 था, रिएक्टेंट हमने कितना लिया था, 4। फिर हमने ली थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने कितनी ली, 5। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और NO था, NO कितना था, 4, कोफिशिएंट 4 था इसका, और 6 हमारे पास में वाटर के वेपर्स थे। तो देखो ऊपर प्रोडक्ट NO है हमारा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा H2O है। इनको हमने इनकी कंसंट्रेशन बड़े ब्रैकेट में रखी है, एक्टिव मासेस को, और जो इनके कोफिशिएंट था वो इनकी पावर बन गए हैं। देखो पावर बन गया। यहाँ नीचे रिएक्टेंट आते हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास में अमोनिया है और ऑक्सीजन है। इनके एक्टिव मासेस के ऊपर जो ये पावर्स हैं, वो पावर्स इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। जैसे अमोनिया का कोफिशिएंट 4 था, तो वो इसकी पावर आ गई 4 में, या फिर 4।
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो कोफिशिएंट था वो 5 था, वो इसकी पावर बन गई। वाइल राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंबल ऑफ फेजेस S, L एंड G आर जनरली इग्नोर्ड। जब हम केसी लिखते हैं तो हम फेज साथ में नहीं लिखते हैं। क्लियर? अब याद रखोगे केसी कब होता है, केसी शब्द कहीं पर भी आ जाता है, केसी एक्सप्रेशन कब भी आएगा तो केसी हमेशा कब होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा। याद रखना है केसी कहां आता है, एट इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास में एक नया वर्ड हम यूज करते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट। क्या यूज करते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट। रिएक्शन कोफिशिएंट की हम बात करेंगे। रिएक्शन कोशिएंट, कोफिशिएंट नहीं, कोशिएंट, सॉरी, रिएक्शन कोशिएंट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े Q से। यहां देखोगे Q इजिकल एन टू हमारे पास में क्या आया है, C, D, A एंड B। C, D, ऊपर देखोगे केसी और कोफिशिएंट Q में, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट A और केसी में क्या डिफरेंस है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं केसी किसके इक्वल था, याद करो, मैंने यहां पर आपको करवाया था, ये देखो केसी किसके इक्वल था, CC, DD, AA, BB। और यहां पर CC, DD, AA, BB, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ये रिएक्शन कोशिएंट होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष टाइम पर अगर हमें रिएक्शन का कांस्टेंट निकालना हो तब हम उसे कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम से पहले अगर आपसे पूछ ले, मान लो कोई आपने रिएक्शन की है और वो रिएक्शन 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद में तो वो केसी बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद में वो केसी बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले अगर आपसे कोई किसी टाइम पर रिएक्शन पूछ ले कि बताओ रिएक्शन का कोशेंट कितना होगा इक्विलिब्रियम से पहले, तो भी पर्टिकुलर टाइम जैसे कह दिया 9 मिनट पे बताओ, 8 मिनट पे बताओ, 7 मिनट पे बताओ, तब भी यही फॉर्मूला लगना है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम पर कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की उस समय कंसंट्रेशन होती है, वो दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। दोनों क्या
क्या हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम। जैसे अभी एक एग्जांपल दे रखा है H2I2 और 2HI के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, Kc विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट कौन है, HI का रिएक्शन को सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो वो इसकी पावर में आ जाएगा, और रिएक्टेंट है हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। In cases of gas, we can also express in the term of their partial pressure. गैस अगर कोई भी हो, अगर कहीं पर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है, तो हम उनकी कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर का यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं, अब ध्यान से देखोगे, हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT। अगर आपको ध्यान हो, कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, मोलैरिटी में। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन के। क्लियर है। अब देखो, अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है, तब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, आइडियल गैस का जो फॉर्मूला लगाते हैं, वो और आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू स्मॉल nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और T टेम्परेचर है। अगर हम कहीं पर P, V, R और T को कैंसिल करें तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ P लिखूं, P विल बी इक्वल टू N/VRT लिख सकता हूं। V क्या है, N/V क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन को अगर C से लिखूं तो P विल बी इक्वल टू CRT। N/V क्या है, कंसंट्रेशन, जिसको हम C से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होगा, CRT। R क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इक्विलिब्रियम आता है तो मेजरेबल जो क्वालिटीज होती है या प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम माप सकते हैं, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पे। R पहले से गैस कांस्टेंट है, इसका नाम ही गैस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो P विल बी इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C। तो कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर का यूज कर सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास में Kc क्या होगा, अब कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिख रहे थे, लिखेंगे हम वैसे ही P, इसके पैरों में आप लिखोगे PHI2 डिवाइडेड बाय PH2 PI2। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। गैस को हम उसके प्रेशर, पार्शियल प्रेशर से, कंसंट्रेशन की जगह उसके पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास में आता है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस का मतलब होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। फिजिकल स्टेट, सेम हो तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सभी की अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है N2H2NS3। यहाँ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस के फॉर्मेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और बनने वाली अमोनिया प्रोडक्ट भी क्या है, गैस है। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मैंने बता ही दिया, पी बराबर एनवीआरटी होता है, पी बराबर सीआरटी होता है, केसी हम जानते हैं, केसी किसके इक्वल होता है, यहाँ देखोगे केसी इजिकल केस हो जाएगा, 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 केस सी नहीं होगा, यहाँ पी आएगा यहाँ पे। जब हम प्रेशर लेते हैं तो केपी होगा, केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर is taken, जब हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी यूज करते हैं। तो केपी किसके इक्वल होता है, केपी इक्वल होता है पी एच आई की स्क्वायर, पी एच टू और पी आई टू। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं P इजिकल टू CRT। अगर हम लिखें PHI तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HI RT, और अगर हम PH2 लिखें तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 RT। PI2 लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ I2 RT, क्योंकि P इजिकल टू क्या होता है, P इजिकल टू CRT होता है। C की जगह आपने कंसंट्रेशन लिखनी है जिसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बाकी सब वैसे का वैसे आ जाएगा। तो Kp किसके इक्वल होगा, Kp विल बी इक्वल टू PHI की स्क्वायर, PH2 PI2 होता है, इसकी जगह वैल्यू रख दो तो HI की स्क्वायर RT की होल स्क्वायर हो जाएगा, RT से RT कट जाएगा, RT से IT, ये देखो यहाँ पे इस RT से RT से RT कट जाएगा, ये RT से RT कट जाएगा, तो बचेगा क्या, HI अपॉन H2 I2 और HI की स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये KC के इक्वल होता है, ये KP बराबर क्या था, KP, तो KP किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले एग्जांपल में KP हमेशा KC के इक्वल है। If change
चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स मोल्स 0। अगर कहीं पर गैसियस मोल में कोई चेंज नहीं होता है, टोटल मोल में गैसियस मोल चेंजिंग इन गैसियस मोल्स 0। इसको ऐसे समझो, रिएक्शन में ऊपर वाला एग्जांपल हमने अभी लिया था, H2 हमने लिया था, तो मैंने कहा था H2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल हम लिखते हैं, मानते हैं 1 मोल होता है। और दूसरा हमने क्या लिया था I2, तो I2 भी कितना होगा 1 मोल। तो 1 मोल H2 और 1 मोल I2 के मिलने से HI के कितने मोल बनते हैं 2 मोल। तो रिएक्टेंट के कुल मोल कितने हैं 2 और प्रोडक्ट के कुल मोल कितने हैं 2। इसका मतलब मोल में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब मोल में कोई चेंज नहीं होता है तो Kp किसके इक्वल होता है, Kp Kc के बराबर होगा। अगर गैसियस मोल में चेंज होता है Kc और में चेंज होता है 1 से ज्यादा होगा तो Kp किसके इक्वल होगा, Kp होगा KcRT के इक्वल हो जाएगा। 1 का चेंज होगा, 1 का चेंज होगा तो Kp इक्वल टू KcRT होगा, और उस स्थिति में Kp क्या होगा Kc से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि RT और आगे साथ में, इसका मतलब Kc छोटा हो गया Kp बड़ा हो गया। इफ चेंज इन गैसियस मोल इज लेस देन 0, अगर कहीं पर चेंज होता है वो लेस देन 0 होता है, 0 से कम होगा, माइनस में चला जाएगा, तो Kp विल बी लेसर देन Kc। अर्थात रिएक्टेंट के मोल अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम है, तब क्या होगा। तो इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन निकालते हैं, ये इन्होंने नोट करवाया, प्लीज नोट। लेकिन उससे पहले आपको ये जनरल रिएक्शन देखनी चाहिए। जनरल रिएक्शन मान लो हमारे पास में ABCCD लिखा हुआ है और इसका Kp अगर हम लिखें तो Kp हम कैसे लिखेंगे, PCC, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। अगर हम प्रेशर को लेते हैं और हम जानते हैं PC किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूं PCC किसके इक्वल होगा, आप बताइए। इसकी जगह मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा C की पावर C। PC होता तो C होता, लेकिन C की पावर C दे रखा है तो यहाँ C होगा और RT भी होगा, तो RT की पावर भी क्या होगी, C होगी। अगर मैं यहाँ PD लिखूं और D की पावर स्मॉल d लिखूं तो हम जानते हैं ये कहां से आ रहा है, ये आपको पता है ना, P बराबर CRT होता है, इससे आ रहा है, ये सारा इसी से आ रहा है। तो यहाँ प्रेशर की जगह मैंने कंसंट्रेशन लिखा, D मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, इसकी पावर हमें दी है स्मॉल d, तो इसके साथ में जब RT भी आएगा, CRT होता ना, तो उसकी पावर भी क्या होगी, स्मॉल d होगी। अगर यहाँ PA लेता हूं और A की पावर स्मॉल a लेता हूं तो क्या होगा, तब मुझे कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी A की और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल a। साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, RT, तो RT की पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल a। जब मैं B को पावर B प्रेशर ले रहा हूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B एंड RT की पावर B के इक्वल होगा। समझ में आया। देखो अगर कहीं हम प्रेशर का यूज करते हैं तो CRT का यूज करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं P विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन RT, ये कोई कंसंट्रेशन है RT। C को मैं कैसे लिख रहा हूं, बड़े ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहां लिख दूं PC तो ये क्या बन जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ सी RT। अगर मैं यहां लिखता हूं PC की पावर C, ऐसे नहीं आता तो ऐसे समझ लो PC की पावर C, तो यहां क्या होगा C की पावर C, तो RT की पावर भी क्या हो जाएगी C। ठीक है, सेम यहां पे लिखा देखो PCC की जगह मैंने क्या लिखा C की पावर C, RT की पावर C। D की जगह मैंने क्या लिखा D की पावर RT D। समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। चलो इसको देखो, आपको दिया था PCC, ठीक है, इंटू PDD, यहां लिखा था KP इज इक्वल टू बटा डिनोमिनेटर में आपको दिया था PA की पावर स्मॉल a इंटू PB की पावर स्मॉल b। इसको अगर हम KC में लिखेंगे तो हमने क्या लिखा PC की जगह कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, ठीक है, और साथ में क्या लिखा RT की पावर भी क्या हो जाएगी C। ये कहां से आ रहा है P इज इक्वल टू होता है CRT, वहां से आया। ये वाला पार्ट हो गया इसकी कंसंट्रेशन, ये RT। अगर P की पावर C है तो CRT की पावर भी C होगी। मैं यहाँ पर अगर मान लो 2 लिखूंगा तो ये CRT की पावर भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ आया? सेम वही यहाँ पे किया है, इनटू अब मेरे पास में क्या है PD है ना, तो PD की जगह मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ D, और इसकी पावर क्या थी D, इसके साथ में RT भी है, आपको पता ही है, तो RT की पावर भी क्या हो जाएगी D, और इसका डिनोमिनेटर क्या लिखूंगा PAA, तो P बड़ा A, इसकी पावर A, तो RT की पावर भी क्या हो जाएगी स्मॉल a, इनटू अब मेरे पास में दूसरा क्या है PB, तो कंसंट्रेशन B बन गई, इसकी पावर स्मॉल b, तो यहाँ स्मॉल b, साथ में RT आता है CRT में, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी B। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बन जाएगा, और ध्यान से देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, अब यहाँ RT की पावर C है और RT की पावर D है, तो आपको मैंने बताया था जैसे 10 की पावर 10 की पावर 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 10 की पावर 6 से, तो दोनों की पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और 10 की पावर 7 बन जाएगी। तो यहाँ RT की पावर C है और RT की पावर D है, और बीच में मल्टीप्लाइकेशन है, तो उसको हम C की पावर C और D की पावर D लिख देता हूं एक बार मैं यहाँ पे, और RT मेरे पास में क्या है दोनों में कॉमन है, तो RT की पावर में क्या लिख सकता हूं C प्लस D, जैसे यहाँ पे लिखा था 10 की पावर 1 और 10 की पावर 6 थी, तो ये क्या था 10 की पावर 1 और 6 आपस में जुड़ गई और क्या बन गया 10 की पावर 7। सेम वैसे ही RT की पावर जुड़ गई C और D। नीचे भी क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b, और RT नीचे भी RT है, ध्यान से देखोगे इनकी पावर एक की पावर एक A है, दूसरे की पावर B है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B। सेम यहां पे लिखा गया है, ये रहा जो मैंने ऊपर लिखा था वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप, जो मैंने अभी आपको समझाया था ये वाला वो वहीं पर है, CCDD RT की पावर CD, सेम इसमें लिखा गया है। ये यहाँ देख सकते हो। क्लियर? चलिए अब
लिख सकता हूं, आपको ये भी पता होगा, अगर कहीं मैं लिखूं 10 की पावर 6 और नीचे मैं लिखूं 10 की पावर 5 तो क्या होता है, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, 10 की पावर 6 माइनस 5 हो जाती है और ये बन जाता है 10 की पावर 1। पता है आपको या नहीं पता? चलो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 की पावर 6 है डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 है, तो ये क्या बन जाती है, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। पावर एक दूसरे के साथ जोड़ती है, 10 की पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1। ये तो पता होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाय A की पावर A, B की पावर B स्मॉल b। और यहां RT को मैं ऐसे लिख दूं, RT की पावर C प्लस D, C प्लस D माइनस का साइन A प्लस B, नीचे की पावर ऊपर चली गई, जैसे यहाँ 5 ऊपर चला गया था माइनस का, सेम ऐसे हो गया ये। क्लियर? तो ये क्या कहता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाय, ये सारा क्या चल रहा है, KP चल रहा है, ध्यान रखना, A की पावर A, B की पावर स्मॉल b इंटू RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n किसके इक्वल है, डेल्टा n इक्वल है C प्लस D माइनस A, सॉरी छोटा a आएगा, A प्लस B। तो डेल्टा n will be equal to कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, SC लिखता हूं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा n किसके इक्वल होगा, डेल्टा n विल बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा n बल्कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। चाहे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट लिख लो चाहे मोल्स लिख लो, एक ही बात है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, एक डिफरेंट हो कम से कम। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इससे बनने वाला कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, लेकिन इसके साथ में गैस बन रही है CO2। तो दो की फिजिकल स्टेट सॉलिड है लेकिन एक की गैस है, तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। और जब हम इसका केसी लिखेंगे तो केसी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट बटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी प्रकार यहां पर जो सॉलिड होते हैं, याद रखोगे
कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड विल बी टेकन एज इक्वली, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कोई रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इसको हमेशा 1 लिया जाएगा। अगर कहीं प्योर लिक्विड है, याद रखना प्योर लिक्विड, या प्योर लिक्विड लिख रहा हूं, प्योर लिक्विड, जैसे आपको कह दिया वाटर है, तो वाटर प्योर लिक्विड है, तो उसकी कंसंट्रेशन को भी आप 1 लेना है। एक्वा सॉल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन 1 नहीं लेनी है। प्योर एक्वस का मतलब तो हो गया कि साल्ट पानी में घुला हुआ है, सॉलिड पानी में घुला हुआ है, या गैस पानी में घुली हुई है, तो वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का आपने यहाँ 1 नहीं लेना, लेकिन प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड होगा उसका 1 लेना है। तो यहाँ केसी में देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड है, ठीक है। गैस का हमने 1 नहीं लेना है, तो उसकी कंसंट्रेशन वैसे ही इसकी जगह हम 1 रखेंगे, तो केसी किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे Kc विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO2 गैस के, और Kp भी क्या हो जाएगा, PCO2। ये एग्जाम्पल दे रखा है। Experimentally, it has been found that at 1100 Kelvin, the pressure of CO2 in equilibrium with calcium carbonate and calcium oxide is 2 into 10 की power 5 Pascal. Therefore, equilibrium constant at 1100 Kelvin for the above reaction is Kp will be equal to PCO2. अब PCO2 क्या होता है, partial pressure of CO2। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है द प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है आपको, एट इक्विलिब्रियम आपको दे ही दिया है 2 into 10 की 5 पास्कल। टोटल जो प्रेशर है वो है 10 की 5 पास्कल, एनवायरनमेंट का प्रेशर है जो, उसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में Kp की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं अभी रखूंगा, 1 मिनट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाली बाद में हम बात करते हैं, जो टॉपिक है उसी को हम पहले क्लियर कर लें। इसको थोड़ा समझना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो Kp किसके इक्वल होगा, Kp किसके इक्वल होता है, Kc, जैसे यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे यह देखो, तो यहाँ ये किसके इक्वल होता है, याद करो, Kc के इक्वल होगा। ये पार्ट किसके इक्वल होगा, Kc के, और यहां लिख सकता हूं RT की पावर डेल्टा n। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। तो वही मैं यहां पे लिखूंगा, Kp विल बी इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp is equivalent to, for this reaction, Kc RT की पावर, यहाँ पर प्रोडक्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में N2 की 1 मोल है, H2 के 3 मोल है, तो Kp क्या हो जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू Kc
RT की पावर -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं KP विल बी इक्वल टू KC डिवाइडेड बाय RT की पावर 2। क्या होगा? KP will be less than KC होगा। NO2 changes to NO plus O2, 2NO2 यहाँ कर देता हूँ, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? KP विल बी इक्वल टू KC RT की पावर क्या होगा? 3 - 2। KP विल बी इक्वल टू KC इंटू RT। इसका मतलब KP क्या होगा? KP विल बी ग्रेटर देन KC होगा। KP is lesser than KC होगा। तो आज का रिकॉर्डिंग मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। बाकी बच्चों, अगली रिकॉर्डिंग मैं आपको जल्द भेजता हूँ।